दोस्तों नमस्कार, जोहार, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका रेगुलर सवाल रहता है और मैसेजेस भी आते हैं कि सर आप कभी इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हो, कभी द हिंदू डिस्कस करते हो, कभी दोनों डिस्कस करते हो। देखो, हमारा प्राइम फोकस ये है, प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है वो बताया जाए। उसमें से अगर कोई आर्टिकल बहुत अच्छा लगता है तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको एक व्यू पॉइंट मिल जाए और उसके बेसिस पे आप फिर न्यूज़पेपर पढ़ें। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आइदर उससे पहले या उससे बाद में आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते हैं। कुछ लोगों को इंडियन एक्सप्रेस पसंद है, कुछ लोगों को हिंदू पसंद है। अगर किसी दिन कोई न्यूज़पेपर स्किप किया जाता है, इसका मतलब उस न्यूज़पेपर में उस दिन कोई उतना रिलेवेंट आर्टिकल नहीं है, रिपीटेड आर्टिकल्स हैं, कुछ नया नहीं है, तो यहाँ टाइम खोटी करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा टास्क यही होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं उससे हमको अपने स्टैटिक पे कैसे फोकस करें, कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस करें, वो इसमें बताया जाता है। प्लीज़ डू नॉट मिसकंस्ट्रूट इट एज कि तुमको न्यूज़पेपर बताया जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो। अभी क्या है, एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम को लेके इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन की और उसमें पाया कि डिफरेंट स्टेट्स में पिछले 5 साल में कितने एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं। अभी देखिए, बिहार में 3 एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं और उससे 22 लाख के करीब कैंडिडेट इफेक्ट हुए हैं। सबसे टॉप में देखें तो वो राजस्थान है जहां 7 एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और 38,41,000 कैंडिडेट उससे सफ़र हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मिनाइस है जो स्टूडेंट समाज है, जो एस्पिरेंट है, उन लोगों के लिए। और ये ज़रूरी है कि लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को इसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और इसीलिए एक बिल लाया जा रहा है। एक बार जब बिल लाया जाएगा तो उसके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। अभी एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये बिल क्यों नेसेसरी है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, वो सब आगे डिटेल से दिया हुआ एक्सप्लेन पढ़ने में, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है कि केजरीवाल ने अनाउंस किया है फ्री बस टिकट्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक है, जो फ्री बस टिकट्स दिए जाते हैं उसका क्या मकसद होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द फ्रीबी। एक तरह से ये फ्रीबी है। चलो, फ्रीबी है, लेकिन अगर सरकार कोई पॉलिसी इनिशिएटिव ला रही है तो उसका कोई मकसद होगा ना। ठीक है, तो इसके पीछे मकसद क्या रहता है कि जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हैं तो उनको क्या है, इम्पोवरिज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको ज़रूरत है रोज़गार की। तो रोज़गार उनके पास स्किल अगर रहता भी है तो जनरली सामाजिक तौर पे ऐसी सिचुएशन है कि उनको उतना अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता है। एक मीडियोकर लेवल का जॉब मिलेगा, मीडियोकर लेवल में 10 से 15 हज़ार महीना उनको मिलेगा। इस 10 से 15 हज़ार महीने में वो रहेंगे कहाँ, शहर से बाहर रहेंगे कहीं पे, या शहर के किसी एक पर्टिकुलर कोने में रहेंगे, है ना। तो वहाँ से फिर आना जाना, उसी में उनको 3 से 4 हज़ार उनका लग जाएगा। तो जो बाकी बचेगा 6-7 हज़ार के लिए वो नौकरी करने से उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे वो। ठीक है, एक अंदर से मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो ये चीज़ सरकार कोशिश करती है कि उनके पास हैंड ऑन इनकम बढ़े। तो उसके लिए वो क्या किया है उन्होंने कि बस टिकट फ्री कर दिया। अब बस टिकट फ्री करने से कितना फ़ायदा होगा आप सोचिए कि जो एक पर्सन जिसको 10,000 मिलता था और उसको 2,000 खर्चा है बस का, ठीक है, तो एटलीस्ट 2,000 बच रहा है, मतलब उसकी सैलरी में 2,000 का तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना एक तरह से। भले ये लोड जो है वो सरकार पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन सरकार का ये भी तो दायित्व है कि समाज में सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे किस तरह से आपको स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये वन ऑफ द मैकेनिज्म्स बाय विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द स्टेट। फिर अगर हम उनको बस टिकट फ्री में देंगे तो जो खर्चा उनका बस टिकट में रहेगा वो अपने लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई में ही इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं तो खर्च करेंगे। खर्च कहाँ करेंगे, इकोनॉमी में खर्च करेंगे, तो अल्टीमेटली वो इकोनॉमी में ही जाएगा। या अगर नहीं खर्च करते हैं, सेविंग बढ़ाते हैं, तो इंडिया की सेविंग बढ़ेगी, है ना। तो ओवरऑल हमारे लिए फ़ायदे की ही चीज़ है। बस इसमें क्या होता है कि स्टेट पे, एक्सचेकर पे लोड बहुत ज़्यादा आता है, फिस्कल लोड आता है। जैसे इससे पहले महिलाओं को भी दिल्ली सरकार ने फ्री बस टिकट दिया था और मेट्रो में भी फ्री किया था। बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि फ्री कर दिया। देखो, फ्री करने का मकसद ये नहीं होता है कि अगर आप कैपेबल हैं तो आप मत दीजिए, आप दीजिए। सरकार ने ऐसा कहा था अगर आप कैपेबल हैं तो आप जाइए, उस गेट से क्रॉस करिए।
ठीक है, पेड गेट से क्रॉस करिए, अदरवाइज आप महिलाओं वाले गेट से क्रॉस कर लीजिए। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वे महिलाएं जो दूर दराज से थीं और जो काम करने इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंकि उनका जो आने जाने का खर्च है वही 3-4 हज़ार रुपये पड़ गया, अगर उनको मिला जुला के 4-5 हज़ार ही बच रहे हैं तो इतना क्यों परेशान होना है। तो वही अगर कन्वर्ट हो जाए 10 से ऊपर में तो लोग कैसे भी मोटिवेट होते हैं। और एक बार आप जानते हैं कि पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे रिपोर्ट हमेशा ये कहता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो अपने लेबर फोर्स में वो काफ़ी कम है। अगर वो इंक्रीज़ हुआ तो ये पोटेंशियल है उनमें कि हमारे जीडीपी को 2 से 3% बढ़ा देंगे, है ना। तो महिलाओं को और ऐसे कम्युनिटीज़ जो इम्पोवरिज्ड हैं, जो अभी तक फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं आ पाए हैं, उनको इस तरह का हेल्प दे के आप मोटिवेट करते हैं उनको काम करने के लिए। तो ये एक अच्छा कदम है, बशर्ते इससे स्टेट एक्सचेकर को एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े, ठीक है। अगला आर्टिकल यहाँ पैनामा और पेंडोरा पेपर से लेके है। तो आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पनामा एंड पेंडोरा रिलेट्स टू, पहला टैक्स हेवेंस, दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तीसरा एग्जामिनेशन मॉड्यूल, चौथा चैटबॉट। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? आप इसमें टैक्स हेवन लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेडी हो जाना है। अगर आप लिखते हैं कहीं तो लिख लीजिए, अदरवाइज ध्यान रखिए तो वो भी काफ़ी है। इस पेज में हम लोग देखेंगे कि एक आर्टिकल है वाटर पॉल्यूशन कर्व्स को लेके कि बिल अलाउइंग एग्जम्पशन टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स टेबल्ड। ठीक है, हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? हमारे लिए काम की चीज़ है कि एक वाटर पॉल्यूशन एक्ट है ना, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड समथिंग करके एक्ट है, 1976 का है। आप इसको याद रखेंगे। इन्वायरमेंट में कुछ एक्ट्स हैं जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स लाए गए हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। तो आप उनकी एक लिस्ट बना के रख लेंगे और आप उनको याद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न शिफ्ट हो रहा है तो ये एकदम प्रोबेबल है कि इन्वायरमेंट की तरफ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। और इन्वायरमेंट से अगर सवाल पूछे जाते हैं पहली बार तो ईजी रहेंगे, वो ज़्यादा टफ नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना है। चलो, अगला है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि गवर्नमेंट फंड नहीं रिलीज़ करी है नॉन बीजेपी स्टेट्स को। तो ये मुद्दा जो है ना, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। दिस कंसर्न्स विद द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में जो आर्टिकल 218 से 293 है, जो फाइनेंशियल रिलेशन की बात करता है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। आपको ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इससे रिलेटेड स्टैटिक्स में लक्ष्मीकांत में आप सेंटर स्टेट रिलेशन में फाइनेंशियल रिलेशन को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी देखिए बहुत सारा चीज़ चल रहा है। जीएसटी आने के बाद एक जीएसटी कॉम्पनसेशन का इशू है। फिर जो टैक्स रैशनलाइजेशन की बात होती है कि सारे लेवल्स पे अलग अलग टैक्सेस जो हैं और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं, तो उनको कैसे कम किया जाए। फिर यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है। जो जीएसटी का टैक्स है, ये कौन डिसाइड करता है? हु इज़ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग कि 18% होना है कि 12% होना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये सब चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप क्लू लेके पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, ये सब कमीशंस हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड है। एआरसी, राजा मन्नार, आनंदपुर साहिब सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन, ये सब इन सब कमीशंस ने सेंटर स्टेट रिलेशन के फाइनेंशियल रिलेशंस पे कुछ न कुछ कमेंट किया है, कुछ न कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस कमीशंस को कोट कर सकते हैं। एक आध अगर इनके रिकमेंडेशंस आपको याद हैं इन जनरल तो आप उसको कोट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्लीज़ प्रिपेयर दिस। ये आपके GS2 सेक्शन 1, GS2 सेक्शन 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिलेशन। चलो, हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसको रिपील कराने की बात चल रही है। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा एक्ट को रिपील कराया जा रहा है, बस एक स्नैपशॉट रहना है, इस एक्ट को रिपील किया जा रहा है। आवर जॉब इज़ टू फाइंड कि अगर कोई एक्ट को रिपील किया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। क्या वो जिस तरह से बिल पास किया जाता है उसी के सिमिलर है, या फिर कुछ उसके लिए अलग से प्रोसीजर है रीअपील करने के लिए। ये चीज़ आप देखेंगे। ऑलरेडी हमने देखा बहुत सारे बिल रिपील हुए भी हैं कुछ पिछले वर्षों में, तो इसका आपको इम्पोर्टेंट सारा डिफरेंस मिल जाएगा। तो प्लीज़ लुक इनटू दिस ऑल्सो। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि असम इंट्रोड्यूसेस बिल टू कर्ब पेपर लीक्स।
अब कुछ देर पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लाने वाली है जो पेपर लीक को कर्ब करने की दिशा में कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एक बिल ला रही है। तो असम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो कौन से बिल को लागू करेगी, वेदर दे विल प्रीफर स्टेट और वेदर दे विल प्रीफर सेंटर, ये आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि कुछ कुछ फैक्ट्स है, जैसे एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अगर कोई चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में आती है दैट मीन्स सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों का अधिकार है उस पर कानून पारित करने का। अब जब सेंटर कोई कानून पारित करती है और वो स्टेट के लिए भी वैलिड बनाना चाहती है, एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है, तो सेंटर जो लॉ लाती है उसको मॉडल एक्ट बोलते हैं, इस मॉडल एक्ट के बेसिस पे हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट में इस एक्ट के बेसिस पे एक्ट लाते हैं ताकि एक कंट्री में स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, सिमिलर तरह का लॉ हो। बस जो चेंजेस हो वो प्रिवेलिंग कंडीशंस स्टेट में जो हो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो, अदरवाइज ओवरऑल जो पिक्चर रहे वो सेम रहे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जब बिल लाएगी तो असम गवर्नमेंट ऑलरेडी बिल ला चुकी होगी, तो अब प्रिवलेंसी किसकी होगी। तो अगर सेंटर और स्टेट दोनों बिल लाते हैं तो सेंटर की बिल जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस पर रहेगी, ठीक है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी पॉलिटी का ही सब्जेक्ट है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई लॉ है, कोई चीज़ है, अगर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ लाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ लाती है, तो किनका लॉ प्रिवेल करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ऐसा कहा गया। देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल भी है, दिस आर्टिकल ऑल्सो प्रोजेक्ट्स कि सेंटर स्टेट रिलेशन में कैसा क्रंच है। आप इसको एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए सेंटर स्टेट रिलेशन का, फाइनेंशियल रिलेशन का, तो अब इसमें कोट कर सकते हैं कि केरला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी कि शेयर उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है वहाँ पे, आप जानते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो क्या होता है कि जो पब्लिक को गुड्स हैं वो भी दिए जाते हैं। अगर थोड़ी सी नासमझी हुई, उसमें थोड़ा सा पॉलिसी इंटरवेंशन पे गलती हुई तो बहुत ज़्यादा पैसा एक्सचेकर से चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल रिलेशन के क्वेश्चंस के आंसर करने में ये बहुत केस स्टडी में हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है। अभी 66वां ग्रैमी हुआ था, उसमें 3 गोल्डन ग्रामोफोन्स जीते हैं इंडियन ने, जाकिर हुसैन, महादेवन और चौरसिया। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब रिसेंटली एक पेटीएम का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके GS2 के सेक्शन 2 से रिलेट कर सकते हैं और जो RBI का पावर है उस पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि RBI ने पेटीएम के अगेंस्ट एक्शन लिया है, उनको 29 फरवरी का टाइम दिया है कि अपना जो भी तुम्हारा है धंधा समेट लो, है ना, जो भी तुम्हारा पेटीएम बैंक है, पेमेंट बैंक है, उस पर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। जब भी और इन्वेस्टर्स या जो भी उस बैंक के खाता धारक हैं उनको कहा गया कि आप अपना पैसा देख लीजिए। तो पेटीएम के पास एक ऑप्शन है कि पूरी दुकान बंद कर दी जाए, सेक्टर बंद कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी भी बैंक से वो टाई अप करके उनकी वॉलेट सर्विसेज को प्रोवाइड करते रहें, है ना, कि जैसे आप पेटीएम में पैसा डाल रहे हैं तो आप पेमेंट बैंक में नहीं जाके किसी दूसरे बैंक में जाएगा और वहाँ से फिर निकाल के वो वॉलेट सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इससे कंपनी को फ़ायदा कितना होगा, वॉलेट सर्विसेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना % ही चार्ज कर सकते हैं वो मर्चेंट से। तो यहाँ पर इशू क्या हुआ था, क्या RBI एक हाई हैंड लेके पेटीएम पे अटैक कर रही है या फिर इसमें कोई एक कहें तो कॉरपोरेट साजिश है कि पेटीएम को कम किया जाए और दूसरी कंपनी आके उसको टेक ओवर कर ले। तो ये सब चीज़ हैं जो डिस्कशन का है। अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर बिलीव करेंगे या हमारी RBI ने जो कहा है उस पर बिलीव करेंगे, हम अपना तर्क इसमें नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम बनाते हैं तो वो एक प्रीजुडिस हो जाएगा। तो RBI ने जो पेटीएम पे एक्शन लिया, राइटर कहते हैं कि उनको कॉम्प्लायंस मांगना चाहिए था और इतना ज़्यादा एक्सेसिव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग
पेटीएम यूज़ करते हैं और वैसे लोग जो रोड पे सब्जी बेचते हैं, जो छोटा छोटा ठेला लगाते हैं, है ना, जो अभी तक किसी पेमेंट सिस्टम से नहीं जुड़े थे, पेटीएम में उनको पेमेंट सिस्टम पे ले आया, उनको फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। और जब आप उसी पे अटैक कर रहे हैं तो कोई भी स्टार्टअप कम्युनिटी यहाँ ग्रो नहीं करना चाहेगी। वो इस तरह के रेगुलेटरी सिचुएशंस को भांप के वो वापस चली जाएंगी। तो उन्होंने ये कहा कि आरबीआई ने कहा है कि परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स के कारण पेटीएम को ये किया गया है। उनको पेटीएम सर्विसेज को कहा गया है कि 197 कम्युनिकेशन जो है आप कुछ तरह घोलमोल कर रहे हैं, आप देखिए क्या है। तो ईडी का भी कुछ उस पर उन पर चला था। तो उन पर कौन से एक्ट के अंदर कार्रवाई हो रही है? तो अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेंट्रल बैंक हैज़ बार्ड द पेमेंट बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी डिपॉजिट्स अंडरटेकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इन कस्टमर अकाउंट्स, वॉलेट, फास्टैग्स एंड अदर्स आफ्टर February 29। ठीक है, अब क्या हमको सिर्फ पेटीएम की तरफदारी करनी है? अब ये देखिए पेटीएम ने क्या क्या कांड किया है। मार्च 2022 में ही आरबीआई ने पेटीएम को कहा था कि तुम एक भी नया कस्टमर नहीं लोगे और इमीडिएट इफेक्ट से। फिर लास्ट ईयर अक्टूबर यानी अक्टूबर 2023 में सेंट्रल बैंक ने उन पे 5 करोड़ का फाइन डाला कि आप जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी कर रहे हैं और अपने रिपोर्ट में जो फाइलिंग कर रहे हैं वो भी आप गलत फाइल कर रहे हैं। लेकिन पेटीएम के ओनर्स अपने आप को लॉ से भी ऊपर शायद समझने लगे होंगे, तभी तो कंटिन्यूस आरबीआई जैसी संस्था जो एकदम से स्वायत्त रूप से काम करती है, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने और मेंटेन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके डायरेक्शंस को ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। जिसने उनको लाइसेंस दिया, जिस फैक्ट्स, जिन रेगुलेशंस, जिन कंप्लाइंसेस के बेसिस पे उनको लाइसेंस दिया गया बैंकिंग का, उनको ही फॉलो वो नहीं कर रहे हैं। तो जो आरबीआई ने पेटीएम पे रेगुलेटरी कंप्लायंस का बहुत सारा चार्ज लगाया। फिर उन्होंने कहा कि आप जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट है उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। इंसिडेंट होते हैं तो आप अपने फाइल में दबा लेते हैं उसको, आप हमको रिपोर्ट करिए ताकि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में क्या डायरेक्शंस हैं वो दे सकें, आपको मोडालिटीज़ बता सकें। अब देखिए क्या होता है, कंपनीज अगर साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट करेंगी तो उनको ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि वल्नरेबिलिटी क्या है। अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम में कितने ऑडिट्स हुए हैं। अगर ऑडिट ज़्यादा नहीं हुए हैं, ऑडिट कम हुए हैं, तो उनको फिर से एक कंप्लायंस झेलना पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा बचना चाहती है कंपनी और सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये आर्टिकल वही कह रहा है। और अभी तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने ये भी कहा है कि स्मॉल ट्रेडर्स की भाई देख लो, पेटीएम हो सकता है अपना धंधा बंद करे, अपना पैसा निकाल लो, ठीक है, स्विच हो जाओ दूसरों पे। तो ये सब चीज़ें आपने देखा, पेटीएम का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है, हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। जो विजय शेखर शर्मा है हमेशा कुछ न कुछ कमेंट देते रहते हैं। तो कोई भी अपने आप को अगर लॉ से ऊपर समझेगा तो उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड से कार्रवाई होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है, इसमें दूसरा एंगल ये भी है कि कॉर्पोरेट टेक ओवर का मसला हो सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई में हुआ था, उस टाइप से चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। तो खैर हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए बस इतना है कि आरबीआई इज़ द रेगुलेटिंग बॉडी दैट रेगुलेट द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, और इतने बढ़िया से हैंडल करती है कि छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करती है और कंप्लाइंस इंश्योर करती है, ठीक है। अभी जो हम लोग बिल के बारे में बात कर रहे थे, ये आर्टिकल उसी बिल के बारे में बात कर रहा है कि गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में चीटिंग को रोकने के लिए सरकार ने क्या इंतज़ाम किए। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल लाएगी उस पर स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी सेम चीज़ पे बिल ला रही है तो उसमें सेंटर क्या या स्टेट का किसका बिल जो है वो प्रायोरिटी पे जाएगा, किसके बिल को इम्पोर्टेंट माना जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो ये आर्टिकल जो है इसी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट ब्रॉट दिस एंटी चीटिंग बिल, ये पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें मेरा मानना ये है कि 7 से 8 नंबर वाले जो छोटे क्वेश्चंस हैं ना, यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट स्नो लेओपार्ड है। मैंने जैसे बोला एक इन्वायरमेंट एरिया है जहाँ पे बीपीएससी अभी फुल ऑन नहीं घुसी है, आने वाले टाइम पे घुस सकती है। आपको उसके लिए थोड़ा एटलीस्ट प्रिपेयर करके रखना होगा जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। जैसे स्नो लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड का नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है, तो नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब जहाँ जहाँ ठंडा इलाका है, माउंटेनिश इलाका है, वहाँ स्नो लियोपार्ड रहता है। इतना एटलीस्ट याद रखना है। बाकी अगर आप यूपीएससी में हैं तो आपको तो पता ही होगा स्नो लियोपार्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन तो किसी न फॉर्म में रहता ही है इससे। इस आर्टिकल से आप कुछ फैक्ट निकाल सकते हैं, जैसे बुलबुली फाइट जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर जो मोह जुज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है
है ना। तो ये सब जो है आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट करके रख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल इकोनॉमी से है कि मैन्युफैक्चरिंग सॉ मोर एम्प्लॉयमेंट। हमारे लिए काम की चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर मैन्युफैक्चर सेकेंडरी में आता है तो ये जो जॉब देगी और जो टर्सरी सेक्टर जॉब देगी, उन दोनों के जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा लोगों को जॉब देगी या टर्सरी ज़्यादा लोगों को जॉब देगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा लोगों को जॉब देगी तो कौन से तबकों के लोग हैं, कौन से स्किल सेट के लोग हैं जिनको जॉब मिलेगा, और टर्सरी में कौन से लोगों को जॉब मिलेगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंट्री का इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स वो कंट्री जो है वो एक इंक्लूसिव अप्रोच ले रही है एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि उन तबकों तक पहुंच पा रही है जो अनस्किल्ड भी हैं, सेमी स्किल्ड हैं, है ना। जो टर्सरी सेक्टर है वो मोस्टली वाइट कॉलर जॉब है उसमें, तो वाइट कॉलर जॉब में स्किल सेट की ज़रूरत होती है। तो वो स्किल सेट जरूरी नहीं है कि भारत, अब देखिए जहाँ पे मोर देन 45% ऑफ द पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ सब स्किल सेट होगा ही उनके पास। तो ये ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाए। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुआ उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग ने कोविड पेंडेमिक के बाद भी बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स दिए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 2-3 सर्वे और है, उसको भी आप देख लेंगे। जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो क्या होता है, उसको जारी कौन करता है, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और भी बिहार में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए एज एन एग्जाम्पल लिखने के लिए, क्योंकि बहुत इमर्जिंग है ये। अभी बिहार इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट जो है बहुत तरह के लोन, बहुत तरह की चीज़ें दे रहा है, और अभी वो क्या कर रहा है कि कास्ट सेंसस से रोजगार देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपके GS2 सेक्शन 2 में आंसर्स लिखने में ये काफ़ी आपको मदद करेगा। इसकी मूल भावना है, जो इसका मेन थीसिस है, वो आपको हेल्प करेगा आपके आंसर्स को लिखने में। इस आर्टिकल में RBI MPC पढ़ना जरूरी है आपको। MPC क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, कब आया था, कितने मेंबर हैं, हेड कौन करता है, काम क्या है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। यहीं पे एक रिवर्स रेपो भी होता है, मन है तो वो भी बता दीजिए, रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और किस तरह से इससे मॉनेटरी पॉलिसी को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जनरली 2 पॉलिसीज हम लोग पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग रेपो और रिवर्स रेपो से कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, भारत में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, महंगाई को कंट्रोल करना हो या इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना हो कैसे होता है, ये सब आप देखेंगे इस आर्टिकल से रिलेटेड। अब आते हैं द हिंदू में। द हिंदू में आज का पहला न्यूज़ जो है वो चंपई सोरेन से रिलेटेड है। वो अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे किसकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। कितने MLAs हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने MLAs हैं, और वहाँ के गवर्नर कौन है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। एक न्यूज़ है कि संजय सिंह को राज्यसभा में ओथ नहीं लेने दिया गया। तो उसका रीज़न ये था कि कहा गया कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स है अभी प्रिविलेज कमेटी के पास गई हुई हैं। तो आपको इससे ये क्लू मिलता है कि आपको जो कमिटीज़ हैं आपके पार्लियामेंट चैप्टर में जो भी कमिटीज़ हैं, आप उन कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रिविलेज कमेटी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि और इसके कौन सा आर्टिकल है जिससे प्रिविलेज मिलता है MPs को, है ना। राज्यसभा में क्या प्रिविलेज है, लोकसभा की क्या प्रिविलेज है, या प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग एन MP, बीइंग ए MP क्या है उसकी प्रिविलेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसीज, है ना। ये एक कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी हमारा एक थीम है GS2 सेक्शन 1 में, तो उसमें वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से ओवर पावर करती है स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ पे वन ऑफ द पॉइंट्स ये हो सकता है। क्योंकि वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसी मतलब आप बहुत कुछ बोल भी रहे हैं और आप कंट्रोल्ड वे में बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है जो सब हेडिंग आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, अगला आर्टिकल सैनिटेशन मिरेकल से लेके है। अच्छा आर्टिकल है, आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये बताना चाह रहा है कि भारत में स्वच्छता के प्रति जो हमारा जागरूकता है किस तरह से डेवलप हुई है फेजेस में। जैसे टोटल सैनिटेशन कैंपेन चलाया गया था 1999 में। उसके बाद जो एक बिहेवियरल चेंज है वो तब देखने को मिला जब स्वच्छ भारत अभियान लाया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सब आपको देखने की चीज़ इसमें पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। अगर एडिटोरियल पढ़ना चाहें तो इसको पढ़िए, आपको इसमें
सैनिटेशन रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। आप उसको अपने सिलेबस में जल जीवन हरियाली जो आपका टॉपिक है उससे रिलेट कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली के बारे में आप यहाँ से रिवाइज कर, यहाँ से नहीं मतलब आप अपने स्टैटिक को रिवाइज करेंगे और इस आर्टिकल से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कहना चाह रहे हैं क्या वो जल जीवन हरियाली अभियान में कुछ किया जा सकता है क्या। या फिर एक और हमारा है लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, ये बिहार का है लोहिया स्वच्छ भारत अभियान। तो इसके अंतर्गत भी क्या वो सब चीज़ें की जा रही हैं जो इस आर्टिकल में इन्विसाइज्ड है, वो आप देख सकते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल माल न्यूट्रिशन, ये एक केस स्टडी है, बहुत सुंदर केस स्टडी है। आप इसको ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक लेक्चर देखा था करंट अफेयर्स में, उससे रिलेट करके आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को उत्तर प्रदेश में माल न्यूट्रिशन को ट्रीट करने के लिए एम्पावर किया जा रहा है, किस तरह से वो एक चेंज एजेंट बन सकती हैं। तो ये आर्टिकल उसी से डील करता है। अब एक आर्टिकल है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होता है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क होता क्या है, इसको लाता क्या है, इसको लाता कौन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 3 चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग काफ़ी शॉर्ट में आज निकल गए क्योंकि जैसा कमेंट आ रहा है आप लोगों को, तो ना तो आप डिटेल वीडियो लाइक कर रहे हो, डिटेल बनाया जाए तो आप बोलते हैं कि कंटेंट बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग। अगर डिटेल नहीं बनाए इस तरह की चीज़ें बस एज ए गाइडेंस दें तो कोई बताता है कि सर डिटेल एनालिसिस कीजिए, ऐसे करने का क्या मतलब है। तो ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं किस तरह से चल सकते हैं। ठीक है, और ये बस बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको गाइड किया जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ाया जाए। ठीक है, स्पून फीडिंग ज़्यादा दिन तक नहीं चलता जब तक आप अपनी हैबिट नहीं बनाएंगे पढ़ने की। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, मार्क ऑल दोज पॉइंट्स विच हैव बीन मेंशन। जो जो चीज़ बताई गई हैं उनको आप एक जगह नोट करके रखिए। जब स्टैटिक पढ़िए तो उन एरियाज़ को जरूर रिवाइज करिए जो आज के इतने देर के आधे घंटे के दौरान बताया गया है। और आज का न्यूज़पेपर जो जो आर्टिकल बताया गया उसको ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन आप उसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।